नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। इस कड़ी में हम कला और संस्कृति की 2-3 क्लासें होगी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। तो राजस्थान के रीति रिवाज का हमने वर्गीकरण कर लिया था और जिसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। हमारा टॉपिक का नाम था तो राजस्थान में की रीति रिवाजें, है ना। क्या टॉपिक था? राजस्थान में रीति रिवाजें। तो ये हमारा टॉपिक था और हमने इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इसका वर्गीकरण कर लिया था। आपको याद है, कई भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे यहाँ संस्कार होते हैं राजस्थान में, है ना। तो सबसे पहले संस्कार पढ़े थे, 16 संस्कार। फिर दूसरा पॉइंट था, ये हमने पढ़ लिया विवाह से संबंधित। दूसरा जो था विवाह से संबंधित रीति रिवाज, है ना, विवाह से संबंधित, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। मृत्यु संबंधी रीति रिवाज है, क्लियर है। फिर हम पढ़ लेंगे अन्य रीति रिवाज, ठीक है। अन्य रीति रिवाज है। तो इस तरीके से हम पूरे राजस्थान के रीति रिवाजों को 4 भागों में बांट कर पढ़ लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कार, जो 16 संस्कार है वो हमने पढ़ लिया, आपको याद है। दूसरा है विवाह से संबंधित रीति रिवाज है, फिर मृत्यु से संबंधित और फिर अन्य रीति रिवाज है। तो पहला पॉइंट है वो हमारा हो गया। संस्कारों की संख्या हमने पढ़ी थी, 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन संस्कृति में, आपको याद है ना। 16 संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है परिष्कृत करना। तो पहली जो पॉइंट है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे विवाह से संबंधित रीति रिवाज। तो आइए देखते हैं विवाह से संबंधित रीति रिवाजों में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ विवाह से संबंधित रीति रिवाजों में, आपको याद होगा अपन पढ़ते हैं टीका। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? टीका और टीका को साथ याद रखना है गोद भराई के। टीका और टीका के साथ आपको याद रखना है गोद भराई। क्या होता है टीका और क्या होता है गोद भराई, समझिए ज़रा। देखो, नॉर्मल आप सुनते हैं कि टिक्का लड़के का किया जाता है। विवाह से संबंधित रीति रिवाज है, मतलब वधू पक्ष के लोग वर पक्ष के घर जाकर वर को, मतलब जो दूल्हा होने वाला दूल्हा है, जो वर है, उसको उपहार भेंट देते हैं, वो टिक्का है। तो टिक्का क्या है? वर को क्या भेंट आदि देना, भेंट या उपहार देना, ये क्या है? ये आपका टिक्का हो गया। फिर उल्टा क्या होता है? गोद भराई। गोद किसकी भरेंगे? लड़की की भरेंगे। मतलब ये उल्टा होता है, वधू पक्ष को क्या दिया जाता है? वधू पक्ष को भेंट उपहार वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। लड़की देशा, लड़की की तो गोद भराशा, तो गिफ्ट वगैरह देशा, और लड़के का टिक्का मतलब उनको भेंट वगैरह दी जाती है। तो उल्टा है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। फिर आपको याद होगा, फिर आप याद रखिए लगन पत्रिका। लगन पत्रिका का मतलब समझ गए। लगन पत्रिका का मतलब, लगन मतलब विवाह की तिथि तय कर दी जाती है। पंडित जी होते हैं ना, वो विवाह की तिथि क्या कर देते हैं? तय कर देते हैं। विवाह की तिथि को तय कर देते हैं, वही क्या होती है? लगन पत्रिका। क्लियर है। लगन पत्रिका के विवाह की तिथि तय कर दी और फिर अपन याद रखना है, फिर विवाह को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो फाइनली जिस दिन विवाह होता है उससे 3 या 5 दिन पहले अपने राजस्थान में बान बैठा हुआ है। तो याद रख लीजिए उस रस्म को क्या बोलते हैं? बान बैठाना। क्या बोलते हैं? बान बैठाना, है ना। आपको याद होगा विवाह से क्या 3 या 5 दिन पूर्व, विवाह से 3 या 5 दिन पूर्व विवाह से हल्दी वगैरह को लेप करे, हल्दी वगैरह चढ़ावे, तो वो याद रख लीजिए, वो आपका बान है। क्लियर है। बान बैठाने के बाद में कई बातें है। जी हाँ, बान बैठने के बाद में आपको याद होगा कि बंदोरो निकाली जाए, जखन बोले बिंदोली। तो वर को या वधू दोनों पक्षों में होता है ये। वर वधू दोनों को घोड़ी पर बैठाकर, है ना, जो परिवार के जो अन्य जो होते हैं ना, जो घर, वहाँ भोजन करवाने के लिए ले जाया जाता है और वापस लाया जाता है, उसको बोलते हैं बिंदोरी, है ना। तो याद रख लीजिए इसको क्या बोलते हैं? बिंदोरी, है ना। दोनों ने, वर और वधू, वर वधू दोनों क्या करते हैं?
घोड़ी पर बैठकर, है ना, परिवारजनों के साथ भोजन के लिए जाते हैं। तो ये हो गया बिंदोरी। बिंदोरी के बाद में अपन याद रखना है कांकड़ डोरडा। कांकण डोरडा, ये कांकन डोरडा क्या है? ये वर वधू के पैरों के बांधे जाते हैं। ध्यान रखिए कांकड़ डोरडा क्या है? वर और वधू दोनों के कहाँ बांधे जाते हैं? पैर में बांधे जाते हैं। ये याद रखिए क्या हो गए? कांकड़ डोरडा। ठीक है। अब विवाहों से पूर्व 3 या 5 दिन बांध बैठने के बाद में बिंदोरी भी निकाली जाए, बिंदोरी के साथ साथ कांकड़ डोरडा बांधी जाए, बिंगला और बहुत सारी रस्म है। जी मैं थाने बताऊं, रोड़ी पूजन। रोड़ी पूजन, रोड़ी पूजन क्या होता है आप समझिए जरा। रोड़ी पूजन में क्या होता है? वर वधू दोनों ने गांव के कूड़ा करकट है ना, कूड़ा करपट वहां ले जाकर वर वधू को कहा, जो अकूरडी है ना, कूड़ा करकट वहां ले जाकर वहां पूजन, थेपड़ी का पूजन करवाया जाता है, उसे रोड़ी पूजन कहते हैं। ठीक है। वर वधू को ले जाया जाता है। ठीक है। कूड़ा करकट जो कूड़ी अपने देसी भाषा मारवाड़ी में कहा बठ ले जाकर पूजन करावा, बिन बोले क्या? रोड़ी पूजन। अब याद रख लीजिए नेक्स्ट रस्म है चाक पूजन। विवाह से संबंधित है चाक पूजन। ये तो नाम से पता लग गया चाक पूजन। क्या ये? चाक पूजन। ये तो इजी है, कैसे पता लग गया? चाक मतलब कुम्हार के पास होता है, तो याद रख लिए कुम्हार के घर जाकर पूजन किया जाता है। कुम्हार के घर जाकर चाक का क्या किया जाता है? पूजन। और ओ पूजन कौन करसी? दोनों ही करसी। चाक का क्या किया जाता है? पूजन। दोनों ही करेंगे, वर और वधू। तो ये हो गया आपका। उसके बाद याद रखना और विवाह से संबंधित क्या है? वर या वधू की जो माँ है वो अपने पीहर जाएगी और पीहर वालों को भात भरने या मायरे भरने के लिए आमंत्रित करने की जो रस्म है वो कहते हैं बत्तीसी नूतना। तो याद रखना को क्या नूतना? बत्तीसी नूतना। बत्तीसी नूतना मतलब मायरे हेतु क्या करना? आमंत्रित करना। मायरे के लिए क्या करना? आमंत्रित नहीं, निमंत्रित। मायरे का क्या देना? निमंत्रण। ध्यान रखना मायरे का क्या देना? निमंत्रण। बत्तीसी नूतना मतलब आप इसका भात नूतना। भात नूतना। तो वर या वधू की माँ क्या करेगी? अपने पीहर जाएगी और अब पीहर पक्ष को ये निमंत्रण देकर आएगी कि इतने तारीख को शादी है तो आप भात भरना या बत्तीसी नूतना या भात भरना, है ना। बत्तीसी नूतना या भात नूतना, मायरे हेतु आमंत्रण। अब वह लोग आवेगा और भात भरेगा। अब याद रखिए ये भात भरना, इसे भात भरने की रस्म बोलते हैं। ये क्या करते हैं? जो वर वधू की माँ होती है ना, माँ के पीहर पक्ष के लोग आएंगे और वो क्या देंगे? गिफ्ट वगैरह, भेंट वगैरह देंगे। वो भात भरना, है ना। बीरो भात भरना आयो। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये गाने भी गाए जाते हैं, हम पढ़ेंगे लोकगीतों में तब सारा और देखेंगे। भात भरने के बाद में और बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बीच में। तो देखो क्या चीज़ें हैं, तो दोबारा से देख लो एक बार। टिक्का, वर को भेंट, गोद भरे वधू को भेंट, लगन पत्रिका, विवाह की तिथि तय करना, बांध बैठना, 3 या 4 दिन पूर्व हल्दी वल्दी लगावा, बिंदोरी, वर वधू को घोड़ी पर बैठाकर भोजन करवाते हैं, है ना, लात ले जाते हैं, कांकण डोरडा, पगांग बांधी जाए, रोड़ी पूजन मतलब अकूरडी करकट पूजन, आपा कैसका कूड़ा करकट पूजन, और चाक पूजन कुमार के घर जाकर पूजा करते हैं, बत्तीसी नूतना, भात नूतना, मायरे का आमंत्रण और फिर भात भरना। अब देखो और बहुत सारी चीज़ें होती है इस दौरान, देखो क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक तो ये बात आपको याद रखना है। अब आप याद रख लीजिए, मान लो ये हो गया पूरे वो शादी वाला दिन आ गया, और उस दिन क्या होता है, पार्टी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बडार। तो बडार को क्या बोलेंगे, प्रतिभोज। बडार को क्या बोलेंगे, प्रतिभोज। तो प्रतिभोज क्या है, बडार। क्लियर है। फिर एक आदिवासियों में विवाह से संबंधित और है, वो मैं बता देता हूँ, याद रखिए। विवाह से संबंधित दापा। दापा का मतलब ऐसे याद रखिए, दाम पा, दाम देगा वधु लेनी, मतलब एक तरीके से ये क्या है, वधु का मूल्य। क्या है, वधु मूल्य। तो याद रखिए दापा, दाम पा मतलब वधु मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विवाह से संबंधित रीति रिवाज हैं। नेक्स्ट आप देखिए और क्या होता है। एक होता है आदिवासी में होता है बड़ालिया। बड़ालिया ना अपने मारवाड़ी में याद रखो, बड़ालिया ने बिचौलियो। बिचौलिया मतलब विवाह में मध्यस्थता करने वाला, बड़ालिया मतलब बिचौलिया, मीडिएटर। तो याद रख लीजिए ये क्या करता है, विवाह में क्या करता है, मध्यस्थता। विवाह में क्या करता है, मध्यस्थता। विवाह में मध्यस्थता करने वाला ज्यादातर या तो मामू होसी
या फूंपौसी, लेकिन याद रख लीजिए या मामा होगा या क्या होगा, फूंपा होगा। और ये किस में, ये होता आदिवासियों में है। तो आदिवासियों में विवाह की मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया बिचौलिया। क्लियर है। नेक्स्ट आप याद रखिए विवाह से संबंधित। और अब क्या है कि दुल्हा है वो बीन बन गया, घरों निकला है तो घोड़ी पर चढ़ के निकला, बीन बोला घुड़ चढ़ी रस्म। तो याद रखना घुड़ चढ़ी रस्म क्या हो जाएगा, घुड़ चढ़ी रस्म। बहुत इजी है। घुड़ चढ़ी रस्म मतलब समझ गए आप। घुड़ चढ़ी रस्म का मतलब, घुड़ चढ़ी रस्म का मतलब हो जाएगा वर निकासी। वर निकासी जब किया जाता है ना, वो घोड़ी पर बैठ कर जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, घुड़ चढ़ी रस्म। क्लियर है। घुड़ चढ़ी रस्म के बाद में यदि आप बात करें है ना, तो घुड़ चढ़ी रस्म। क्लियर है। फिर आप देखिए, अब याद रखो, अब दुल्हन है वो दुल्हन गए गांव में पहुंच जाए। गांव में पहुंचने के बाद में दूल्हे को स्वागत करे, जेकन आप देसी भाषा में बोला साइड़ो, और सही नाम है भी सामेला या मधुपरक। मधु का मतलब होता है शहद। जो दूल्हे का स्वागत किया जाता है शहद चटाया जाता है। तो मैं लिख रहा हूँ सामेला या मधुपरक। सामेला बोल दो या इनको नाम के है मधुपरक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बारात का स्वागत। तो क्या हो जाएगा, बारात का क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। क्लियर है। दरी पर बैठा उठ गए है ना। बिंग बाद में तोरण की रस्म होती है। तोरण की रस्म, तोरण की रस्म आपको याद होगा, तोरण मारना। अपने देसी भाषा में कहते तोरण मारनो। दुल्हन का जहाँ विवाह का प्रोग्राम है उस घर का जो मेन गेट है बिंग ऊपर है ना, वो तलवारों या गेडियों की या 2-3 बार टच कर से उसे तोरण मारना कहते हैं। तोरण की रस्म ये किसका प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, तोरण मारना। ये पूछा गया सवाल है, किसका प्रतीक है, विजय प्रतीक। तोरण मारते टाइम यहाँ झिला मिला की आरती होती है, वो जरा समझिए। झिला मिला की आरती क्या होती है, झिला मिला की आरती। आपको याद होगा तोरण मारने जावे तो तोरण मारने के बाद में वो जो मेन द्वार होता है वहाँ दुल्हन की माता रहती है, और दुल्हन की माता ओढ़नी ले गए और ऐसे ऐसे इस तरीके से करती है, और वो है ना स्वागत करती है, मिश्री वगैरह खिलावा है, टिको टाको कट है। तो एक तरीके से कह सकते हैं दूल्हे का आरती उतारी जाती है, पूजन किया जाता है। तो मैं कहूँ धने वर का क्या किया जाता है, वर की आरती की जाती है, झिला मिला की आरती। क्लियर है। तो ये झिला मिला की आरती होगी। झिला मिला की आरती के बाद में अपन याद रखना है, फिर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। फिर फेरा पर बैठे, मेन फेरा में प्रोग्राम है, लेकिन फेरा में अलग अलग टाइप की रस्म है। जी मैं तुम्हें बताऊँ, फेरा के अंदर है हथलेवा, हथलेवा, हथलेवा की रस्म। तो हथलेवा तो ध्यान ये हाथगमा हाथ डाले। हथलेवा की है कि जो हाथ में हाथ डालकर है ना बिनतोलियों बांधे, जैसे ना आप बोला हथलेवा की रस्म। बिंग बाद में हुआ गंठ जोड़। गंठ जोड़ बहुत सिंपल है। गंठ जोड़ को मतलब वो मतलब जो जिसको अपन क्या बोलते हैं फेंटा वगैरह है ना, भी ना बांध देवे है ना, वो उसको बांध दिया जाता है ना, उसको बांध दिया जाता है। फेंटा वगैरह को साफा वगैरह जो भी होता है वो दुल्हन और दूल्हे के बांध दिया जाता है, मतलब गांठ दे देवे। तो हथलेवा हो गया। हथलेवा के बाद गठ जोड़ की रस्म होगी। अब जिसकी मेन रस्म है वो अब है जो फेरे होते हैं। देखो फेरे है ना, फेरे आप समझ गए। फेरे के टाइम जो गाने गाए जाते हैं उनको बोलते हैं परिणीत, मतलब परिणीत। फेरे के टाइम जगह गीत वे बेके वे परिणीत। फेरा के टाइम जगह गीत बन के बोले परिणीत। और था ध्यान है कितना फेरा है, ध्यान रहा क्यों ये फेरे होते हैं चार ही फेरा है, और फेरा के टाइम जगह गीत का बन के बोले परिणीत। तो अब तो हो गए फेरे, हो गए। फेरे होने के बाद में क्या उसी फेरे होने के बाद में याद रखिए एक पग दोई की रस्म हुए है ना, पग दोई की रस्म। पग दोई की रस्म ये क्या होती है, पग दोई की रस्म, पग दोई। फेरा के बाद में क्या, पग दोई। यहाँ ध्यान रखना इसमें वर के पैर धोते हैं दूध से, वर के पैर दूध से धोते हैं है ना, वर के पैर धोते हैं दूध से धोते हैं। ये होती है पग दोई की रस्म। ठीक है। पग दोई के बाद में अपन याद रखना है कन्यादान। अब कन्यादान में क्या है कि कन्या को जो पिता है वो उपहार वगैरह देवे बिन के बोले कन्यादान। तो वर का वधु
कन्यादान में क्या होता है, वधु का पिता वह वो कोई भेंट वगैरह देवे बिन के बोले भेंट या ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, कन्यादान। कन्यादान के बाद में याद रखो कन्यावल। देखो कन्यावल क्या होता है, कन्यावल ये होता है कि दुल्हन की शादी में उस दिन दुल्हन के पक्ष की कुछ महिलाएं होती है वो व्रत रखते हैं। अब वो व्रत खोले मतलब भोजन करे, तो याद रख लीजिए वो व्रत है ना, वो व्रत रखे, तो याद रख लीजिए व्रत के बाद में कन्यावल में जो व्रत रखा जाता है ना, उसके बाद ये भोजन किया जाता है बिन केवल है कन्यावल। इजी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कन्यावल के बाद में आपको याद होगा रंगबरी है ना, रंगबरी। पता है रंगबरी क्या होता है, दुल्हन के पक्ष की ओर से बारातियों को भेंट। तो रंगबरी में याद रखिए, केवल इतना याद रखना है, बारातियों को भेंट, बारातियां ने भेंट करे बा देखो रंगबरी वे। फिर आपने याद रखो रंगबरी के बाद में जुआरी, जुआरी ध्यान ये के वे हैं, वर को क्या दिया जाता है, वर को भेंट है ना, गिफ्ट दिया जाता है बिन के बोले जुआरी है ना, पीसा वगैरह देवे तो बिन के बोले जुआरी। ठीक है, तो इतनी बात अपन याद रखनी है। अब क्या है कि दूल्हा दुल्हन को लेकर के आगे घर आने के बाद में अगले जो दिन वे, अगले दिन के वे, अगले दिन सुबह सुबह खेल वे वर वधू का, पता है उसको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं जुआ जुई। क्या बोलते हैं, जुआ जुई। जुआ जुई क्या है, वर वधू का खेल है। ये किसका खेल है, वर वधू का क्या है, खेल है। विपरात गए माँ ध्यान है के गिरी जाए, कुछ चीज़ें डालते हैं फिर वो खेल है, वो रिंग वगैरह डाले देखे। तो जुआ जुई क्या, वर वधू का खेल है। विपरात के अंदर दही वगैरह छाछ वगैरह डाल के बिंग अंदर कांकर डोरडा और कई जो को है वे चीज़ें डाल गए है ना, वो जुआ जुई का खेल है। फिर याद रख लीजिए सोटा सोटी। जुआ जुई के बाद में क्या, सोटा सोटी लगातार ही चले, लास्ट तक चले। तो याद रखो सोटा सोटी जो होता है, ध्यान रखिए, ये जो देव स्थान, कोई भी जो वधु सॉरी वर के घर के पास देवस्थान है वहाँ जाते हैं और वहाँ नीम की डाली में ले गए वर वधु और देवर ये क्या खेलते हैं, ये सोटा सोटी खेलते हैं। तो मैं बता दूं, देव स्थान पर जाकर और नीम की डाली में एक दूसरे के मारे, इन बोला पास सोटा सोटी। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। फिर याद रखना गठ जोड़ की जात, गठ जोड़ की जात। आपा देसी भाषा में बोला गठ जोड़े की धोख। तो जो कुल देवता होता है ना, जो कोई भी है वर वधु के जो कुल देवता है, वर का कुल देवता, उनके मंदिर पर जाकर और ये गठ जोड़ की क्या है, धोख होती है, उसको गठ जोड़ की जात बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कुल देवता के मंदिर पर जा गए है ना, वो दर्शन करने के लिए जाते हैं वर वधु दोनों। तो याद रख लीजिए ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी गठ जोड़ की जात। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखना है, रिवीजन कर लेंगे, चिंता मत करो। थोड़ा सा देख लो, बढ़ा लिया, बिछो लिया, घुड़चढ़ी, वर निकासी किसमें शामिल है, मधुपर्क, बारात का स्वागत हो गया, तोरण की रस्म, विजय का प्रतीक है, झीला मिला की आरती, वो जो दुल्हन की माँ वो क्या करती है, आरती करती है, अतलेवा है ना, हाथ में हाथ डाल गया, गठ जोड़ा, फेंटा बांध लिया, फेरे परिणीत गाए जाते हैं, गीत 4 फेर होते हैं, पग धोई की रस्म, दूल्हे के जो पैर है वो दूध से धोते हैं। फिर क्या होता है, कन्यादान, जो कन्या का पिता होता है वो भेंट वगैरह दे। उसके बाद कन्यावल व्रत है ना, वो भोजन करती है, व्रत रखने के बाद रंगबरी, बरातियों को भेंट, जुआरी, वर को गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, जुआ जुई वर वधू का खेल है, सोटा सोटी क्या है, देवस्थान में विभाग में देवस्थान मंदिर में जाके बैठ के नीम की डाली में दूसरे के मारे, और गठ जोड़ की जात, कुल देवता के मंदिर में जाकर धोख मारे। तो ये सारी बातें हैं। और सुनिए क्या क्या और चीज़ें। नेक्स्ट देखिए मांडा जाकना, ये तो क्लियर है। मांडा जाकना क्या हो जाएगा, मांडा जाकना। देखो मांडो जाकण वास्ते दोबारा जावे, मतलब क्या हो गया, वर का कहाँ जाना, ससुराल जाना। वर का कहाँ जाना, ससुराल जाना क्या होता है, मंडा जाकना। दोबारा जावा नहीं ब्याह के बाद में, पान बोला है मंडा जाकना। क्लियर है। एक विवाह संबंधित और है चीकनी कोथड़ी। याद रखो एक और रस्म है चीकनी कोथड़ी है ना, ये याद रखो वर वधु चिकना चिकना हो जाए ब्याह के बाद में। तो याद रख लीजिए वर वधु ने भेंट है, वर वधु दोनों ने भेंट देवा, बाकी वह चीकनी कोथड़ी। तो
तो ये जो तमाम जो रस्में थी वो सारी की सारी रस्में विवाह से। एक दो रस्म और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, वो याद रखिए। गोना, ये पहला होता था गोना, या इनके बोले मुकलावा। मतलब पहले क्या होता था, गोना या मुकलावा, पहले समझ लो। पहले क्या होता, नाबालिग वर वधू दोनों नाबालिग होते थे तब शादी कर दी जाती थी। जब वो बालिग होते थे ना तब वो लाना ले जाने वाला प्रोग्राम होता था, तब वो कहते हैं कि लाना ले जाना स्टार्ट कर दिया बालिग होने पर, तो उसको क्या बोलते हैं, मुकलावा। तो ये क्या होता था, बालिग होने पर, वर वधू के बालिग होने के बाद ये प्रोग्राम किया जाता है, गोना या मुकलावा। आजकल ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो ये विवाह से संबंधित कुछ रीति रिवाज थे जो आपको अक्सर याद हो गई है। अब मैं आपको बता दूं, हमने जो राजस्थान के रीति रिवाज 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था, 16 संस्कार, वो हमने एक लेक्चर में पढ़ लिए। ये दूसरी क्लास में हमने विवाह से संबंधित संस्कार या रस्में, और फिर हमने मृत्यु या गमी से संबंधित रीति रिवाज, और फिर अन्य। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो पक्ष है ना, कौन सा, मृत्यु से संबंधित, मृत्यु संबंधी क्या हमें क्या पढ़ने, रीति रिवाज पढ़ना है। तो मृत्यु संबंधी ये तीसरा पॉइंट है। तो मृत्यु संबंधी जो रस्में बहुत ईजी है, याद रख लीजिए। लिख रहा हूँ मैं अर्थी और लिख रहा हूँ बैंकुटी, आप समझ गए होंगे। कोई आदमी जब मर जाता है ना, तो 2 टाइप में शमशान घाट में ले जाओ पा, या तो शव शैया पर लेटा कर ले जाते हैं तब बोलते हैं अर्थी, और लकड़ी का एक बनाकर उसमें बैठा कर ले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैकुंठी। तो याद रखना, मैं इसको ये कह सकता हूँ शव शैया, ये तो शव शैया है, और बैकुंठी में शव को बैठाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है, तब इसको क्या बोलेंगे, बैकुंठी। आपको याद होगा कि कोई पुराना बूढ़ा आदमी जो है ना चालते रहे, तो उसकी जो अंतिम यात्रा होती है, अंतिम यात्रा में शामिल करने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं पानीवाड़ा। तो आपसे पूछ ले कि पानीवाड़ा क्या है, तो पानीवाड़ा याद रख लीजिए, अंतिम यात्रा में बुलावा है ना। जो अंतिम यात्रा होती है ना, शव की अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा में जो बुलावा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पानीवाड़ा। फिर मान लो वो लोग आ गए और जो एक्सपायर हुआ है उसको नुआ धुआ के बैकुंठी में, और या जैसी भी स्थिति अर्थी में डालकर ले जाते हैं। तो शमशान घाट तक जाते हैं, तो रास्ते के अंदर क्या होता है, उस शव के आगे, डेड बॉडी के आगे आगे उसके परिवार के लोग पैसे फेंकते हैं। तो बखेर, पैसा बिखेरने के बोले बखेर। तो याद रखना, पैसे बिखेरते हैं, मतलब अर्थी आगे आगे। फिर आप याद रख लीजिए आधेंटा। ये आधेंटा क्या है, नाम पता लगा आधा। जब शमशान घर से लेकर शमशान घाट तक जाते हैं तो बीच में आधे मार्ग पर क्या होता है, उस अर्थी को नीचे जमीन पर रख गए, पास हो चेंज हुए बिंगो, तो बिन बोलना आधेंटा। तो याद रखना, शव को आधी दूरी के बाद में, आधी दूरी के बाद जो रस्म होती है वो कौन सी होती है, आधेंटा। अब याद रख लिए दंडोत। दंडोत आप समझ गए, जो भी बूढ़ा है ना, जो भी बूढ़ा जिसकी मृत्यु होगी, उसके जो पौत्र होते हैं ना, वो और इनके पुत्र जो क्या करते हैं कि जब अंतिम यात्रा होती है तो अर्थी के आगे आगे चलते हैं और वापस टर्न करके और नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उस डेड बॉडी को, तब उनको क्या कहते हैं, दंडोत। तो याद रख लीजिए क्या हो जाएगा, दंडवत प्रणाम। क्लियर है। उसके बाद आप याद रख लीजिए पिंडदान। देखिए पिंडदान क्या होता है, जो मृतक है, मृतक के हाथ में आपा के रखा, आटे को पिंडो रखा, आटे का पिंड रख कर, है ना, बिंग में खुला रिपिया रखा, और बिंग बाद में कुछ मंत्रोच्चारण करके, और फिर वो इधर उधर गली में वो किसी के मतलब पशु के जो है ना खोज के ऊपर रख दे, बिन के बोले पिंडदान। तो पिंडदान सिंपल है, मृतक के हाथ में आटे के पिंडो रख गए करे रस्म, बिन बोला पिंडदान। अब डेड बॉडी को ले गए कहाँ, शमशान घाट में ले गए। शमशान घाट में लकड़ा ऊपर जचा गए और बिन अग्नि लगावे जलान वास्ते, बिन बोले लांपा या मुखाग्नि। लांपा या उसको क्या बोलते हैं, मुखाग्नि। बहुत इजी है, मुखाग्नि। लांपा या मुखाग्नि है ना, जो है इसको क्या कहेंगे, शव को जो आग लगाते हैं ना, आग लगाने को क्या बोलते हैं, लांपा। देसी भाषा में अपन लांपा ही बोला, या मुखाग्नि में अग्नि शब्द आ रहा है। फिर आधो डेड बॉडी जल जावे, बिंग बाद में कुछ टाइम के बाद एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं कपाल क्रिया।
कपाल को मतलब समझ गया सिर, खोपड़ी। तो आदि प्रक्रिया होने के बाद में लकड़ियों सर फोड़ी जाए, बिन बोले कपाल क्रिया। तो है ना सर, है ना सर पर वो है ना लकड़ी से क्या करते हैं, मारते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कपाल क्रिया। कपाल क्रिया होने के बाद में वो सब लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो जो इनके मित्र और सगे संबंधी मृतक के घर जाकर उनको ढांढस बनाते हैं, सांत्वना देते हैं, उसको कहते हैं सांतरवाड़ा। क्या बोलते हैं, सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा मतलब मृतक के घर जाकर मृतक के घर जाकर उनके परिजनों को क्या देना है, सांत्वना। क्या देना है, सांत्वना। तो सांतरवाड़ा याद रखो, सांत्वना, सांतरवाड़ा सांत्वना। फिर आप याद रख लीजिए तीसरे चौथे दिन जो डेड बॉडी जलाई है, बिना कुछ हार्ड जगह जो वह कठोर जो भाग है, जी हाँ, फीमर की हड्डी होगी, दांत हो गए, जबड़े की हड्डी होगी, बह जागे चुग गए लियावे और फिर हरिद्वार गा लगावे, बिन बोले फूल चूनना। तो नेक्स्ट जो होती है उसको क्या बोलेंगे, फूल चूनना, है ना। ये तीसरे चौथे दिन प्रक्रिया होती है फूल चुनना। उसके बचे हुए भाग है ना वो कुल्हड़ में डाल के गंगा नदी में प्रवाहित करेगा, जय बिन बोले फूल चुनना। याद रहिएगा, मरते के अगर मृत्यु भोज जो करते हैं ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मौसर औसर। मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं, मौसर औसर या नुक्ता। तो याद रखना, मौसर औसर या नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं, मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज ने क्या बोला है, मौसर औसर और नुक्ता। अब कोई व्यक्ति जीवतो आपको जीवतो जो तुरंत मरणों पहले ही मृत्यु भोज कर दिया, बिन बोला है जोसर। तो जोसर क्या बोलते हैं, जीवित व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज, मरणों पहला जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का क्या कर दिया जाता है, मृत्यु भोज। तो क्या होता है, जीवतो करें वास्ते के बोले जोसर। आदिवासी लोग मृत्यु भोज करते हैं, उसको बोलते हैं लोकाई या कांदिया। तो आपसे पूछ ले लोकाई या कांदिया क्या है, तो लोकाई या कांदिया क्या है, ये लोकाई कांदिया है तो मृत्यु भोज, लेकिन किसका है, आदिवासियों का है। तो याद रख लीजिए ये क्या है, आदिवासियों का मृत्यु भोज। क्लियर है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ईजी है। मृत्यु से संबंधित है, गमी से अर्थी, लेटा के ले जा, बैकुंठी डेड बॉडी ने बैठा के ले जा, पानीवाड़ा अंतिम यात्रा में बुलावा है, बखेर पीसा बेखेरने, आध घंटा आधी दूर जाके कुछ रस्म वगैरह करे, पासा चेंज करे डेड बॉडी का, आध घंटा दंडवत प्रणाम करते हैं, पिंड दान, बिंग आत्मा आटा को पिंडो रखे और वो प्रक्रिया करे। फिर लांपा या मुखाग्नि, आग लगावा डेड बॉडी के। फिर कपाल क्रिया, सिर में छेद करे, सांतरवाड़ा, मृतक के घर जाकर सांत्वना देना, सांतरवाड़ा फूल चुनना, हड्डियां वगैरह चुन हरिद्वार में भेज दिया। मौसर जोसर नुक्ता मृत्यु भोज, और जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज। लुकाई कांदी आदिवासियों का मृत्यु भोज है। और क्या मृत्यु से संबंधित है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप याद रख लीजिए 12वें दिन, ये जो मृत्यु भोज का क्या अंतिम दिन है ना, अंतिम दिन। जिस दिन क्या होता है, जिस दिन एक रस्म होती है पगड़ी की दस्तूर। क्या होता है, पगड़ी क्या दस्तूर, पगड़ी दस्तूर पता है क्या होता है, मृतक जो मरा है उसके घर जाकर जो बड़े 12वें दिन होता है, ये 12वें दिन तो अंतिम दिन हो गया मृत्यु भोज का। 12वें दिन क्या होता है, जो बड़ा लड़का होता है ना, जो बुढ़ा जिसकी मृत्यु की, इसका बड़े लड़के ने जगह बाकी जगह सगा संबंधी आ गया और पगड़ी बांध के जावा, उसका उत्तराधिकारी होता है। तो ये पगड़ी की दस्तूर, ये भी कितवें दिन होती है, 12वें दिन, है ना। मृतक का क्या कोई उत्तराधिकारी है ना, उत्तराधिकारी बड़े लड़के को बनाकर जाते हैं, वो सारी है पगड़ी की दस्तूर। फिर याद लिख लीजिए बरसी। बरसी आपको कैसे याद रखना है, बरसी ऐसे याद रखना है, जिस दिन मतलब मृत्यु होती है ना, प्रत्येक वर्ष जिस दिन मृत्यु होती है वो प्रत्येक वर्ष उस बूढ़ी की बरसी मनाई जाती है। उसके अलावा याद रखिए मरासिये या उसको मरसी बोलते हैं फारसी में। ये क्या है, मृत्यु का गीत है। मृत्यु होने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मरासी। तो ये मृत्यु से संबंधित क्या थी, मृत्यु या गमी से संबंधित क्या रीति रिवाजें। तो 12वें दिन अंतिम दिन हो गया। फिर दस्तूर पगड़ी दस्तूर क्या है, 12वें दिन बड़े लड़के को पगड़ी बांध कर वो उत्तराधिकारी बनाकर जाते हैं
और फिर आप याद रखिए बरसी क्या है, प्रत्येक वर्ष जो मृत्यु वाला दिन होता है वो बरसी मनाई जाती है। मरासी मरसी मृत्यु के गीत है, मृत्यु होने पर जो गीत गाए जाते हैं। तो ये तो हो गई, तीसरा पॉइंट हो गया मृत्यु से संबंधित। अब हम बात करेंगे मृत्यु से संबंधित के बाद अब बात करेंगे अन्य रीति रिवाज। तो अन्य में देखो क्या है, अन्य में सारा पहला मैं था बताऊं, अन्य रीति रिवाज मैं लिख रहा हूँ कौन से रीति रिवाज, अन्य रीति रिवाज जबकि और बच गई अन्य रीति रिवाजें, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रियाण। ये रियाण क्या है, रियाण ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर प्रचलन में ज़्यादा है। विवाह हो, मृत्यु हो, विशेष अवसर पर अफीम गलाना, अफीम गला गए उसका क्या करते हैं, वितरण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रियाण। देसी भाषा में समझो रियाण का मतलब अफीम बांटे, ठीक है। अब कुछ एक प्रथाएं और है, जैसे मैं बताऊं आपको, एक प्रथा होती है नांगल, सबको पता है नांगल क्या है, नए घर प्रवेश। तो नवग्रह नए घर में प्रवेश करे जदा पक्के मनवा नांगल। एक अपने राजस्थान के अंदर एक प्रचलित है लहास, वो लाश डेड बॉडी को नहीं आ ले आता है हास लहास। ग्रामीण अंचल के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग मिलजुल कर जो कार्य करते हैं ना, खेत में ज़्यादातर बिन के बोले लाश बोले। क्लियर है। नेक्स्ट आप याद रख लीजिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि साका। ये साका याद रखिए, क्या साका में दो चीज़, साका बराबर केसरिया प्लस जौहर। साका बराबर क्या होता है, केसरिया प्लस जौहर। अब समझिए मामला क्या है। केसरिया कौन, केसरिया रंग की पगड़ी जो योद्धा लोग हैं, जब युद्ध होता है ना तो योद्धा इस रंग की पगड़ी पहनकर युद्ध करते हैं, या तो जीत जाते हैं या युद्ध में मारे जाते हैं। जीत गए तो ठीक है, यदि मारे जाते हैं तो महल की जो रानियां हैं वो क्या कर लेती है, स्वयं को अग्नि या जल में डूबकर अपने सतीत्व की क्या करती है, सतीत्व की क्या करती है, रक्षा। तो ये जौहर किनके द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा, रानियों के द्वारा होता है, और केसरिया राजपूत योद्धाओं के द्वारा होता है। यदि दोनों हो गए, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, तब तो ये शाखा पूर्ण शाखा है। अदरवाइज एक हुआ तो वो शाखा कौन सा होगा, अर्ध शाखा। नेक्स्ट समझिए डावरिया प्रथा, अन्य में पढ़ा रहा हूं मैं। डावरिया में क्या होता है कि पुराने टाइम में राजा महाराजा जब अपनी लड़कियों की शादी करते थे तो शादी में कन्याएं दहेज में देते थे। तो कन्या ने बिंगे राजकुमारी के सागे कन्या भी कह देवे दहेज में। राजकुमारी की शादी हो रही है ना, कन्याओं को दहेज में कहते हैं, उसको कौन सी प्रथा बोलते हैं, डावरिया। मतलब राजकुमार की शादी हो रही है एक राजकुमारी के साथ, तो राजकुमारी के साथ 150-150 कन्याएं आती है, उनको क्या बोलते हैं, डावरिया प्रथा। और समझिए दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा तो था ध्यान ही है कि वे दहेज प्रथा क्या होती है कि वधू के पिता द्वारा जो धनराशि दी जाती है, धनराशि किसको, वर को, वो क्या है, दहेज प्रथा। इसको तो दहेज निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध या निवारण अधिनियम बना दिया 1961, और इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दहेज प्रथा को तो समाप्त कर दिया, एक्ट बनाकर, कब, 1961। तो दहेज प्रतिषेध या दहेज निवारण जो अधिनियम 1961, दहेज प्रथा तो समाप्त कर दी, अवैध घोषित कर रखा है। और सुनिए, और एक प्रथा है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा के वे देखो आपने राजपूत समाज में, पहली बात आप प्रथा कटा हुआ है राजपूत समाज में। राजपूत समाज में क्या प्रथा है, राजपूत समाज में जब विवाह वगैरह होता है तो चारण और भाट उनसे मुंह मांगे जो गिफ्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, त्याग प्रथा। तो राजपूत समाज में होती है विवाह के अवसर पर, है ना, ये जो भाट वगैरह है, भाट हो गया, चारण हो गए, ये क्या लेते हैं, मुंह मांगी राशि, मुंह मांगी गिफ्ट बोल दो, उपहार बोल दो, राशि बोल दो, ये कौन सी है, त्याग प्रथा, राजपूत समाज में प्रचलित है। नेक्स्ट याद रखो समाधि प्रथा। समाधि प्रथा आपको याद होगा, समाधि प्रथा कोई संत समाज के अंदर कोई संत है, जीवित समाधि ले ले, या तो मिट्टी में गड्ढो खोद गए, ऊपर मिट्टी डाल गए, मिट्टी में दब जावे,
तो वो समाधि हो गई। या जल में डूबकर समाधि ले, इसके बिन जल समाधि कहवे, तो ये समाधि प्रथा आपको याद ही है। इसके अलावा याद रखो डाकण प्रथा। डाकण प्रथा बहुत ईजी है। देखो ज़्यादातर आदिवासी इलाके में यदि कोई छोटो बच्चों है और वो छोटा बच्चा बीमार हो गया, ठीक नहीं हो रहा, उपचार ढंग से नहीं हो रहा है, तो उस मोहल्ले के लोगों द्वारा किसी विशेष महिला पर शक किया जाता है कि ये डाइन है और ये गड़बड़ कर रही है, इसने इस बच्चे का स्वास्थ्य खराब कर दिया या टोटका कर दिया, उसको डाइन बताकर उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। ये डाकण प्रथा है, ठीक है। तो समाधि प्रथा हो गई, है ना। जीवित व्यक्ति द्वारा मिट्टी या जल में दबकर, है ना, प्राण दे देना, समाधि प्रथा। डाकण प्रथा थे, समझ गया। डाकण के बाद में याद रखो सती प्रथा। सती प्रथा बहुत ईजी है। सती क्या होती थी, रानी, जब कोई भी स्त्री है वो अपने पति की मृत्यु के बाद पति की डेड बॉडी के साथ वो जल के मर जाया करती थी, उसको बोलते हैं सती प्रथा। वैसे तो सती प्रथा के उदाहरण महाभारत काल में भी मिलते हैं, लेकिन भारत के अंदर सती प्रथा का अभिलेख ही प्रमाण है एरण अभिलेख मध्य प्रदेश का 510 ईस्वी का, जहाँ गोपराज नाम का सैनिक मर जाता है, सेनापति, उसके बाद उसकी पत्नी स्त्री हो जाती है। राजस्थान के अंदर आपने घना उदाहरण मिले सती प्रथा। तो याद रखना, पति के शव के साथ जो पत्नी है ना, वो चिता के अंदर के जाती, बैठ जाती, तो वो क्या है, चिता में बैठकर, है ना, जल जाती थी साथ में, तो वो क्या है, वो आपकी सती प्रथा है। क्लियर है। नेक्स्ट और अन्य प्रथाओं में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रियाण, अफीम खिलाना, नांगल, नवग्रह प्रवेश, लाश, ग्रामीण अंचल में मिलजुल के काम करे। साका, केसरी और जोर होता है तब साका होता है। डावरिया, कन्या दहेज में दी जाती थी। दहेज प्रथा जो है वधू के पिता को, वर के पिता को जो गिफ्ट वगैरह देने पड़ते थे, उसको दहेज प्रथा 61 में इसको समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा, पति के साथ डेड बॉडी के साथ चिता में जलना सती प्रथा है। डाकण प्रथा, डाइन बताकर किसी विशेष महिला को प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि मार भी दिया जाता था। समाधि प्रथा, जल में डूबकर या मिट्टी में दबकर जो है ना मृत्यु को का वर्ण कर लेते हैं। त्याग प्रथा राजपूत समाज में प्रचलित है। भाट और ये चारण लोग हैं, वो विवाह के अवसर पर इन राजपूत शासकों से मुँह मांगी राशि लेते थे। त्याग प्रथा। नेक्स्ट याद रख लीजिए। नेक्स्ट अन्य प्रथाओं में और क्या क्या पढ़ना है याद रख लीजिए। सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा इजी है, इनको मतलब बंधुआ मजदूरी प्रथा, मतलब बंधक बना के रखते हैं। बंधुआ मजदूरी प्रथा मतलब कोई व्यक्ति किसी सेठ से पैसे ले लिया या साहूकार से पैसे ले लिए, तो वो चुका नहीं पा रहा है, तो उसको सेठ ने घर पे रख लिया, उससे काम करवा रहे हैं, वो मर गया, उसके आगे वाली पीढ़ी भी काम कर रही है, और तो ये बंधुआ मजदूरी प्रथा है ना। बंधुआ मजदूरी प्रथा के बाद और याद रख लीजिए और क्या क्या है। तो इसके अलावा डाकन हो गया, समाधि हो गया, कन्यावध। कन्यावध प्रथा थोड़ा सा और याद रख लीजिए। कन्यावध, कन्यावध प्रथा। इसके अलावा आप याद रखिए कन्यावध के अलावा जो प्रदा प्रथा, ठीक है, ये जरूर याद रखिए। कन्यावध प्रथा राजपूत समाज में क्या करते थे, राजपूत समाज में कन्याओं का वध कर दिया जाता था। ये राजपूत समाज में प्रचलित था मध्यकाल में, तो राजपूत समाज में ये ज़्यादा प्रचलित है, कन्याओं का वध कर दिया जाता था। और कन्यावध पर रोक, ध्यान रखना, इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी कन्यावध पर कोटा रियासत में। कोटा रियासत ने सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगाई। प्रदा प्रथा क्या होता है, मध्यकाल के अंदर क्या हुआ था, मुस्लिम आक्रांताओं की कुदृष्टि से, मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं की कुदृष्टि से बचाने के लिए, मुस्लिम आक्रांता थे ना, आक्रांता की कुदृष्टि से बचाने के लिए महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने पर्दा रखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो वो पर्दा में रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये कौन सी प्रथा होगी, पर्दा प्रथा। सती प्रथा कर लिया। तो ये कुछ अन्य जो हमारे राजस्थान में जो प्रथाएं थी, जो रीति रिवाज थी, वो हमने पढ़ा। तो ये पूरा जो आपका टॉपिक हो गया, ये राजस्थान की समस्त क्या है जो रीति रिवाज है उससे संबंधित हमने बात कर लिया। कुछ कुछ बातें और है आदिवासियों से संबंधित है, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो दो चार बातें और है, वो भी थोड़ा सा देख लो। पाछोड़ी भील, पाछोड़ी भील, फिर याद रखना मोताणा, ये भी समझ लो। एक ये समझ लो बेगार। बस देखो पाछोड़ी भील कौन सा होता है, मान लो दो भील है, दो लड़के हैं, बड़े भील की मृत्यु हो जाती है, तो भील का छोटा भाई है वो बड़े भाई की विधवा को पाछोड़ी उड़ाकर एज ए पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसको पाछोड़ी भील बोलते हैं। तो पाछोड़ी भील का मतलब क्या हो गया, बड़े भाई
बड़े भाई की पत्नी को एज ए क्या, पत्नी के रूप में रखना, है ना। बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को एज ए पत्नी के रूप में छोटे भाई द्वारा रखा जाता है, ये पछोड़ी बिल होता है। मोतणा, मान लो सपोज करो ये आदिवासियों में, मान लो हम कोई व्हीकल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी लापरवाही की वजह से कोई मर गया, तो उनके परिवार को हम उनके मृत्यु के बदले हर्जाने के रूप में कुछ राशि देंगे, तो वो मोतणा हो गई। तो पहली बात ये आदिवासियों में होती है ना, मौत के बदले हम उनको क्या देते हैं, पैसे देते हैं, वो मोतणा राशि होगी, ठीक है। फिर है बेगार, बिना मेहनताना के मजदूरी, बिना पैसों के जब मजदूरी करवाते हैं तो वो कौन सी होगी, बेगार प्रथा। ये बेगार प्रथा राजतंत्र में बहुत चलती थी, जैसे मेवाड़ में थी, आप लोगों ने पढ़ा। तो कुल मिला के ये राजस्थान के तमाम जो रीति रिवाज थी, मैंने प्रयास किया है, इतना यदि आपको याद है तो मैं कह रहा हूँ आपके रिक्वायरमेंट है ना, उससे मोर देन सफिशिएंट है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हमने एक सेकंड रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज को 4 भागों में बांटा था। पहले 16 संस्कार पढ़े जो आपको याद है, फिर हमने विवाह से संबंधित जो रीति रिवाजें पढ़ी, फिर मृत्यु या गमी से संबंधित पढ़ी, और फिर अन्य रीति रिवाज। तो 4 पॉइंटों में अलग अलग टाइप के रीति रिवाज करके, तो ये पूरा जो टॉपिक है अब पैक टॉपिक है, इससे बाहर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल नहीं जाएगा, ये मेरा अनुभव है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।